हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सामान्य जागरूकता के लिए, विशेष मुद्दे पर विशेष जानकारी के लिए ये हमारा यूट्यूब चैनल सदैव प्रयासरत रहता है। और किसी भी नए वीडियो की तुरंत सूचना पाने के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन जस्ट टू रिसीव एनी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। आज का ये है वीडियो मुख्य रूप से प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लखनऊ के द्वारा आयोजित एक वित्तीय समावेशन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में दिए गए भाषण का एक अंश है। वास्तव में ग्रामीण पत्रकारों को वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान करने, उन्हें जागरूक बनाने, ताकि वे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वित्तीय समावेशन से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ, विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स, विभिन्न प्रोसीजर्स, विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स के बारे में आम जनमानस को जागरूक कर सकें। इस उद्देश्य से एक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लखनऊ ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जौनपुर जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में, और उसी कार्यक्रम में यह जानकारी एक दूसरे से शेयर की गई थी। मैं आप सब की सुविधा और आप को विशेष जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उस भाषण का अंश अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। आशा ही नहीं विश्वास है कि आपके लिए यह सूचना या यह जानकारी उपयोगी होगी। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। मंचासीन वरिष्ठ जन, सामने बैठे पत्रकार बंधु एवं पत्रकार बहनों तथा आमंत्रित सम्मानित सभी महानुभाव, मैं अरुण कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ तथा आयोजक मंडल को, विशेषकर श्री आशीष जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज हमारे बीच की बातचीत आंकड़ों की बाजीगरी से मुक्त ही रहे, फिर भी दिए गए विषय वित्तीय समावेशन को विस्तार से समझने के लिए बहुत ही संक्षेप में यह जानने की आवश्यकता है कि वित्तीय समावेशन अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी। वित्तीय समावेशन अभियान की आवश्यकता क्यों है? अनेकता में एकता हमारे देश की खास विशेषता है। वहीं दूसरी ओर किसी भी क्षेत्र में आम और खास की बराबर पहुंच न होने के कारण हमारा देश इंडिया और भारत में विभाजित है। यही डिवाइड, यही विभाजन, चाहे वह जिस रूप में हो, जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, धर्म, राजनीति, समाज, तकनीकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, किसी भी क्षेत्र में हो यह विभाजन, यही वास्तव में सभी समस्याओं की जड़ है। पूरी चर्चा के दौरान हमें इस डिवाइड को अपने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा विश्व की कुल गरीब जनसंख्या का 1/3 भाग भारत में रहता है। भारत में बेरोजगारी की दर लगभग 24% हो गई। 2017-18 में तो इसने पिछले 45 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भुखमरी इंडेक्स में 107 देशों की सूची में भारत का स्थान 97 है। सिर्फ इतने से ही हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वित्तीय समावेशन अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी। संपोषित सर्वसमावेशी
$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तथा किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त सामाजिक समरसता है। यह तभी संभव है जब समाज में अमन चैन हो, शांति हो, सद्भाव हो, आपसी भाईचारा हो, सहयोग हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और इन सब के लिए सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य है। इसी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, विशेषकर आर्थिक कार्यक्रमों का संचालन करती है। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी सामाजिक समरसता को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए कल्याणकारी राज्य की भावना से प्रेरित सरकार इन मुद्दों को साधने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन करती है। सबका साथ सबका विकास के लिए प्रयासरत तथा अच्छे दिन के लिए दिन रात अथक परिश्रम करने वाली सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी को हल करने के लिए वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी। पूरी दुनिया में वित्तीय समावेशी, सतत एवं संपोषित विकास प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में देखा गया है। इसकी सीमा मापने के लिए वित्तीय समावेशी सूचकांक, जिसमें वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, वित्तीय सेवाओं का उपयोग तथा वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता शामिल है, का प्रयोग किया जाता है। हम लोग आज इसी विषय पर विचार विमर्श करने, इसके बारे में जागरूकता फैलाने तथा इसे कैसे अधिक से अधिक समाज उपयोगी बनाया जा सकता है तथा हम सभी लोग कैसे सरकार के अभियान में अपनी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं आदि पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं। वित्तीय समावेशन से तात्पर्य वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत आदि सहित वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का प्रयास है। इसे समावेशी वित्त पोषण भी कहा जाता है। वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों? वित्तीय समावेशन के अभाव में बैंकों की सुविधा से वंचित लोग मजबूरीवश अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्षेत्रों में ब्याज की दरें भी अधिक होती हैं और उधार की राशि भी मात्रा में बहुत कम होती है। अनौपचारिक क्षेत्र होने के कारण उधार लेने और उधार देने वालों की कोई भी कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट। पूरे देशवासियों को बैंक खाते से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना PM जन धन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। इस बैंक खाते के तहत हर खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इसके अलावा 3 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जाता है। यह बीमा रुपे डेबिट कार्ड पर दिया जाता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि खाते पर इंश्योरेंस नहीं है, रुपे कार्ड पर इंश्योरेंस है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा की गई, जिसमें शिशु उद्योगों को 50,000 तक, किशोर उद्योगों को 5 लाख तक तथा तरुण उद्योगों को 10 लाख तक लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मुद्रा लोन का वितरण व्यावसायिक, क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक तथा गैर वित्तीय संस्थानों के द्वारा किया जाता है। वित्तीय संसाधनों के अलावा योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हितग्राही तकनीकी रूप से कुशल कितना है, उसमें उद्यमशीलता कितनी है, उसमें समर्पण कितना है तथा लॉजिस्टिक से जुड़ी हुई सुविधाएं किस सीमा तक उपलब्ध हैं। वर्जित तथा सीमांत वर्ग में उद्यमशीलता का विकास करने तथा उसे मुख्य धारा में सम्मिलित करने के उद्देश्य से स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर यह लोन लिया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हितग्राही है उसमें निश्चित रूप से या तो एक महिला हो या SC/ST का कोई उद्यमी विद्यमान हो, और यदि कंपनी बनाकर व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है तो यह आवश्यक है कि 51% की अंशधारिता महिला या SC/ST सदस्य के नाम होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा सालाना रुपया 330 के प्रीमियम पर प्रदान किया जाता है। यह धनराशि बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद नॉमिनी को प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2021 के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को जीवन बीमा लाभ प्रदान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया। इसके अंतर्गत रुपया 12 सालाना जमा करने पर 2 लाख का बीमा किया जाएगा और बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद दुर्घटना के कारण उसके आश्रित को यह धनराशि प्रदान की जाएगी। यह दुर्घटना में अपंगता की स्थिति उत्पन्न होती है तो 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना उनके लिए शुरू की गई जो आयकर की सीमा से बाहर हैं। 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ने पर प्रति माह रुपया 210 का निवेश करने से 60 साल के बाद 5,000 की प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। वित्तीय समावेशन के लाभ विश्व बैंक की वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस एक ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2017 के अनुसार वर्ष 2014 में 53% भारतीय वयस्कों की तुलना में 2017 में 80% वयस्कों के पास बैंक खाते हैं। 15 वर्ष के ऊपर पुरुषों के खाते 83% तथा महिलाओं के खाते 77% है। एक बड़ा जेंडर गैप है जहां एक और इसे समाज में कमज़ोर तबके के लोगों को उनकी ज़रूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन की बचत करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं, बीमा, पेंशन आदि से लाभ प्राप्त करने का प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ इसमें देश को पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। इसके फलस्वरूप होने वाले धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति तथा आर्थिक क्रियाकलापों को संवर्धन प्राप्त होता है। वित्तीय समावेशन से सरकार को सरकारी सब्सिडी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाने में न केवल मदद प्राप्त हुई है बल्कि तमाम लीकेजेस को भी समाप्त किया जा सका है, क्योंकि इसकी सहायता से सब्सिडी की राशि सीधी लाभार्थी के खाते में अंतरित कर दी जाती है। संबंधित चुनौतियां सभी की बैंकों तक पहुंच नहीं है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी भारत में लगभग 190 मिलियन वयस्कों के पास बैंक खाता नहीं है। डिजिटल डिवाइड कम आय वाले उपभोक्ता जो डिजिटल सेवा तक पहुंचने के लिए आवश्यक तकनीक का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, इन लोगों में तकनीकी कौशल की भी कमी है। नीतियों के सुचारू क्रियान्वयन जन धन योजना के परिणाम स्वरूप कई हजार निष्क्रिय खाते खुल गए जिन्हें वास्तविक बैंक लेन देन कभी नहीं हुआ। ऐसी गतिविधियां संस्थानों का खर्च बढ़ाती हैं और विशाल परिचालन लागत संस्थानों के लिए हानिकारक साबित होती है। नगद आधारित अर्थव्यवस्था भारत एक नगदी आधारित अर्थव्यवस्था है जो डिजिटल भुगतान पाने की दिशा में एक चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में लगभग 81% व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। लेन देन के लिए नगदी आधारित अर्थव्यवस्था पर उच्च निर्भरता के साथ एक विशाल अनौपचारिक क्षेत्र का संयोजन डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए एक बाधा बन गया है। नई पहल कोविड-19 के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उबालकर पटरी पर लाने तथा आर्थिक विकास के लाभ को आम और खास तक पहुंचाने तथा वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लगभग 62,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया। इस पैकेज के माध्यम से कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित छोटे और मझोले उद्यमियों को मदद करने, उन्हें गारंटीड ऋण की सुविधा प्रदान करने तथा 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटन से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले आने वाले 5 लाख लोगों से वीजा शुल्क न लेने, आत्मनिर्भर भारत योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने, खाद पर अतिरिक्त सब्सिडी देने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसके अंतर्गत अनाज का वितरण किया जाता है उसकी समय सीमा मई से बढ़ाकर नवंबर 2021 तक करने, बच्चों के स्वास्थ्य को विशेष रूप से फोकस करते हुए 23,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए आवंटित करने, पर्यावरण तथा कृषि विपणन के लिए भी धन आवंटित किया गया। निर्यात क्षेत्र को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से 88,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए तथा इसके साथ ही ब्रॉडबैंड पावर सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान किए गए। यह बूस्टर डोज निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा यदि अन्य बातें समान रहें।
और मजबूत अर्थव्यवस्था अग्रगामी और पश्चिमगामी प्रभाव के द्वारा समाज के सभी वर्गों को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाती है और यह निश्चित रूप से वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को हासिल करने में अपनी महती भूमिका अदा करेगी। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि यदि हमें नीतियों के सकारात्मक, उत्पादक और लाभदायक परिणाम प्राप्त करना है तो उसका एकमात्र विकल्प है अच्छे नागरिक का निर्माण करना, क्योंकि योग्य, क्षमतावान, विद्वान, बड़ा व्यापारी, बड़ा अधिकारी, बड़ा राजनेता, इन सब के व्यवहार को देखने के बाद यह पता चलता है कि यदि वह नागरिक अच्छा नहीं है तो उसकी कोई भी योग्यता सिर्फ और सिर्फ उसे उसके स्वार्थ तक सीमित कर देती है और वह सब कुछ केवल अपना बनाने की फिराक में लग जाता है। जबकि एक नीति की सफलता नीति की अच्छाई और बुराई पर नहीं बल्कि उसे लागू करने वाले अंतिम सेवा प्रदाता की नियति पर निर्भर करता है। मूल्यों का संरक्षण, सिद्धांतों का अनुसरण, संस्कार का प्रदर्शन, नैतिकता का पालन, बड़ों का सम्मान, ईमानदारी, देश प्रेम, आदर्श चरित्र आदि जैसे अन्य वास्तविक मूल्य केवल परिवार की बेहतर परवरिश से ही सृजित और समृद्ध किए जा सकते हैं, न कि संस्थाओं में केंद्र खोलकर। अतः आवश्यकता इस बात की है कि परिवार जैसी संस्था को बेहतर और मजबूत बनाया जाए, जिसमें व्यक्तिगत प्रयास और आपसी सहयोग की भूमिका सर्वाधिक है। गीता में कहा गया है कि अधर्म का एक क्षण सारे जीवन के कमाए धर्म को नष्ट कर सकता है तथा सत्य को स्वीकार न करना और गलत का विरोध न करना सबसे बड़ी हिंसा और हिंसा के इन दोनों ही रूपों को एक अच्छा नागरिक ही समाप्त कर सकता है। इसलिए हमें एक अच्छा नागरिक ही तैयार करने की आवश्यकता है जो सामाजिक मूल्यों के लिए समर्पित हो, उसकी प्रवृत्ति सकारात्मक, दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, जो आपदा में अवसर को सकारात्मक रूप में स्वीकार करे और जो इस बात में विश्वास करता हो कि उसने समाज को क्या क्या दिया है, न कि इस बात से दुखी रहता हो कि समाज ने उसे क्या क्या दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, यह उस भाषण का एक अंश था। इस भाषण के माध्यम से बहुत सारी सकारात्मक बातें, बहुत सारी व्यक्तिगत गुण दोष को ठीक करने या उनमें उसमें सुधार करने के तमाम प्रयास जानबूझकर उजागर किए गए हैं। आशा है आपको यह सूचना उपयोगी लगेगी। धन्यवाद।